हो गया। गुड इवनिंग। ठीक है, अब जो कल हमने पढ़ा था उसके आगे वाला पॉइंट आप लोगों को बताया था निषेचन की अवस्थाएं। ठीक है, एक तो निषेचन पूर्व, एक निषेचन और एक निषेचन के पश्चात। निषेचन पूर्व को दो भागों में बांटा था, कौन कौन सी? एक तो युग्मकों का निर्माण, फिर दूसरा युग्मक स्थानांतरण। ठीक है, फिर निषेचन, और निषेचन के पश्चात क्या बनता है? युग्मनज और भ्रूण। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे युग्मकों का निर्माण। ठीक है, तो युग्मकों के निर्माण में आप लोगों को मैंने बहुत सारे युग्मकों के बारे में बता दिया था भाई, जिम्नोस्पर्म का, ब्रायोफाइटा का, टेरिडोफाइटा का, एंजियोस्पर्म का, इधर से जंतुओं का, सबके बारे में बता दिया था। और कवकों में युग्मकों को क्या कहते हैं, ये सब हमने पहले वाली क्लास में देख लिया। अब थोड़ा सा और युग्मक किस प्रकार के होते हैं वो थोड़ा हम देखते हैं। देखो, एक वर्ड आता है इसमें समयुग्मक। एक वर्ड आता है इसमें असम युग्मक, और एक वर्ड आता है इसमें विषम युग्मक। ठीक है, तो तीन वर्ड देखने हमें, एक तो समयुग्मक, एक असमयुग्मक और एक विषम युग्मक। अब देखो, आप लोग देख रहे हो ये मैंने एक डायग्राम बनाया है। ये या तो दोनों नर की तरह व्यवहार करेंगे, या दोनों किसकी तरह व्यवहार करेंगे? मादा की तरह। आगे बात समझ में, किसकी तरह व्यवहार करेंगे? मादा की तरह। ठीक है, अब आप लोग ये डायग्राम देख रहे हो तो आप लोगों को ये पता चल रहा है कि दोनों जो युग्मक है संरचनात्मक रूप से समान है। दोनों की संरचनाएं कैसी है? एक जैसी है, कोई अंतर नहीं हो। थोड़ा मेरे हाथ से बनाने में थोड़ा फिसल रहा है ये, तो इसलिए थोड़ा सा बड़ा बना है। ठीक है, लेकिन दोनों की संरचना कैसी है? एक जैसी। कार्यात्मक रूप से मैंने बता दिया आप लोगों को, या तो दोनों नर की तरह व्यवहार करेंगे, या दोनों किसकी तरह व्यवहार करेंगे? मादा की तरह व्यवहार करेंगे। तो ध्यान से सुनो, समयुग्मक किसे कहते हैं? जब नर व मादा युग्मक, जब नर व मादा युग्मक दोनों संरचनात्मक व कार्यात्मक, जब नर युग्मक व मादा युग्मक दोनों संरचनात्मक और कार्यात्मक रूप से समान होते हैं तो उन्हें समयुग्मक कहते हैं। आगे बात समझ में? ठीक है, जब नर और मादा युग्मक दोनों कैसे हो? संरचना, दोनों की संरचना एक जैसी है। ठीक है, और दोनों के कार्य भी एक जैसे हैं। तो दोनों जब नर युग्मक और मादा युग्मक संरचनात्मक और कार्यात्मक रूप से कैसे हो? एक समान हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? समयुग्मक कहते हैं। आई ना बात समझ में सबको? आ गई? एग्जाम्पल है इसका क्लेडोफोरा।
अब दूसरे पे आ जाते हैं हम, असम युग्मक। असम युग्मक में आप लोग देखो, डायग्राम बनाता हूं मैं। ये दो डायग्राम मैंने आप लोगों के सामने बनाए। अब इसमें आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है? ये दोनों संरचनात्मक रूप से तो समान है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, लेकिन कार्यात्मक रूप से अलग है। ये नर की तरह व्यवहार कर रहा है और ये मादा की तरह व्यवहार कर रहा है। तो परिभाषा क्या बनेगी? जब, एक मिनट, ये तो हम असम युग्मक में देख रहे हैं, तो परिभाषा क्या है? यहां लिख देता हूं मैं। जब नर व मादा युग्मक जब नर व मादा युग्मक संरचनात्मक रूप से तो समान होते हैं, लेकिन कार्यात्मक रूप से भिन्न हो तो उसे असम युग्मक कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? असम युग्मक कहते हैं। आगे आप लोगों को बात समझ में, इन दोनों की संरचना तो समान थी तो समयुग्मक कहा, और कार्यात्मक रूप से ये दोनों अलग अलग थे तो इनको हमने क्या कहा? असमयुग्मक कहा। ठीक है, इनका एग्जाम्पल है, एक तो यूलोथ्रिक्स और एक है स्पाइरोगायरा। क्या क्या एग्जाम्पल है इसका? यूरोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा। ठीक है, और तीसरा है इसमें यूलोथ्रिक्स। तीसरा है विषम युग्मक। ठीक है, अब विषम युग्मक में तो आप लोग वैसे ही समझ गए होंगे विषम युग्मक किसे कहा जाएगा। समझे क्या? कोई समझा क्या? जो वेरी गुड। अब देखो, अब मैं एक डायग्राम बनाता हूं जो आप लोगों के समझ में आ जाएगा। ये तो क्या है? मादा युग्मक, और ये क्या है? नर युग्मक। या आप लोग ऐसे भी बना सकते हो एक दूसरा, ये तो हम ले लेते हैं मनुष्य का उदाहरण। मनुष्य के युग्मनज का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब पादप का लेना है तो ये पादप का, ये पादप का। ठीक है, इसमें पादप कौन सा ले लेंगे हम? शैवाल। शैवाल का ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बनाया हमने एक डायग्राम, तो ये बना दिया, दिख रहा है ना सबको? थोड़ा ऊपर बनाऊं? ये ले लिया हमने शैवाल, एग्जाम्पल एक। एग्जाम्पल दूसरा, ये पादप, और पादप में शैवाल। ठीक है, कौन सा शैवाल है? फ्यूकस। ठीक है, ये तो है नर,
और ये है मादा। ठीक है, आगे बात समझ में। इसमें नर की संरचना और मादा की संरचना दोनों के अलग अलग है। इसमें भी नर की संरचना और मादा की संरचना क्या है, दोनों की अलग अलग है। ठीक है, कार्यात्मक रूप से नर की तरह व्यवहार कर रहा है और ये मादा की तरह व्यवहार कर रहा है, और ये नर की तरह व्यवहार कर रहा है और ये मादा की तरह व्यवहार कर रहा है। साफ तो दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, साफ दिखाई ना। ठीक है, दिखने में नहीं आनी चाहिए दिक्कत, बोलने में और लिखने में तो मैं आप लोगों को यहाँ समझा देता हूं। ठीक है, तो अब परिभाषा इसकी क्या बन गई तीसरे विषम युग्मक की, यहां लिख देते हैं अब हम। जब नर युग्मक व मादा युग्मक संरचनात्मक रूप से व कार्यात्मक रूप से क्या हो, भिन्न हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, विषम युग्मक कहते हैं। आगे ना बात समझ में। जब नर युग्मक व मादा युग्मक संरचनात्मक व कार्यात्मक, संरचनात्मक व कार्यात्मक रूप से भिन्न हो तो उसे क्या बोलते हैं हम, विषम युग्मक कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ये लिखी दिए मैंने, एक तो फ्यूकस शैवाल और एक मनुष्य के नर व मादा युग्मक। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना यहां तक तो। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे वाला टॉपिक। ये तो कल वाला जो युग्मकों का निर्माण था उसी के अंदर छोटे छोटे टॉपिक आ रहे थे, तो वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब दूसरा टॉपिक देखेंगे हम। युग्मकों का स्थानांतरण। पहला टॉपिक तो पढ़ा था हमने युग्मकों का निर्माण, अब दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं हम युग्मकों का स्थानांतरण। युग्मकों का स्थानांतरण। ठीक है, अब युग्मकों का स्थानांतरण से मतलब है कि युग्मक एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाते हैं। ठीक है, युग्मक का मतलब क्या हो गया, नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक का मतलब क्या हुआ, शुक्राणु और अंडाणु। पादपों की बात करें, नर युग्मक में जो एंजियोस्पर्म के पादप है उसमें क्या हुआ, नर युग्मक क्या है, परागकण, और मादा युग्मक क्या है, अंडकोशिका। तो नर युग्मक मादा युग्मक के पास कैसे जाते हैं, इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, युग्मकों का स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है, युग्मकों के निर्माण के पश्चात, युग्मकों के निर्माण के पश्चात, ठीक है, युग्मकों का निर्माण पढ़ लिया अभी हमने, नहीं दिखाई दे रहा ना, इंक कम हो गई, लाओ इंक वाला दो। युग्मकों के निर्माण के पश्चात नर युग्मक व मादा युग्मक, युग्मकों के निर्माण के पश्चात नर युग्मक व मादा युग्मक कार्य की रूप से एक दूसरे के निकट आते हैं। कार्य की रूप से मतलब कुछ कार्य करने के लिए। अब कुछ कार्य से मतलब क्या है, निषेचन करने के लिए। ठीक है, कार्य की रूप से एक दूसरे के निकट आते हैं तो
इस क्रिया को युग्मकों का स्थानांतरण कहते हैं। आगे बात समझ में? तो युग्मकों का स्थानांतरण का क्या मतलब है कि युग्मकों के निर्माण के पश्चात, अभी आप लोगों को मैंने युग्मकों का निर्माण बता ही दिया, शुक्राणु अंडाणु का निर्माण कैसे होता है, अंड कोशिका परागकण इनका निर्माण कैसे होगा, ये तो हम आगे के लेसन में डिटेल्स में पढ़ लेंगे। लेकिन कौन कौन से युग्मक है, तो इनका निर्माण हो जाता है। जब युग्मकों का निर्माण हो जाता है तो उसके पश्चात क्या हुआ, नर युग्मक और मादा युग्मक कार्य की रूप से एक दूसरे के निकट आते हैं। कार्य की रूप से मतलब निषेचन करने के लिए एक दूसरे के निकट आते हैं। तो निकट आने की क्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, युग्मकों का स्थानांतरण कहते हैं। आगे बात समझ में? तो यह है युग्मकों का स्थानांतरण। अब अलग अलग जीवों में युग्मकों का स्थानांतरण अलग अलग प्रकार से होता है। जैसे आ जाओ भाई, अब देखो पहला तो लिखा देता हूं मैं शैवालों में। चलो पहला ध्यान सुन लो। शैवालों में, शैवाल आप लोगों को पता है शैवाल का क्या मतलब होता है। शैवाल निम्न वर्ग के पादप हैं। जैसे काई वगैरह जानते हो ना आप, काई, ठीक है ना, वो जलाशय के आसपास है, हरे हरे रंग की जो जमी रहती है उसको हम काई बोलते हैं। वो एक प्रकार के शैवाल ही होते हैं। तो मुख्य रूप से जो शैवाल होते हैं वो क्या होंगे, वो जलाशय के आसपास वाले स्थान पर ही उगते हैं। ठीक है, तो जलाशय के आसपास वाले स्थान में उगेंगे तो उनके नर और मादा जो युग्मक है वो किस माध्यम से एक दूसरे के पास जाएंगे, जल के माध्यम से ही एक दूसरे के पास जाते हैं। और आप लोगों को मैंने पहले बताया था, कल इसके पहले जो भी क्लास हुई थी तब मैंने आप लोगों को बताया था कि शैवाल में गति करने के लिए कशाभिकाएं पाई जाती है। ठीक है ना, तो इनमें कशाभिकाएं पाई जाएंगी गति करने के लिए। तो इनके युग्मक क्या करेंगे, कशाभिकाओं की सहायता से एक दूसरे के समीप चले जाएंगे। किस किस माध्यम में, जल वाले माध्यम में। लेकिन मैंने ये भी बताया था कुछ शैवाल में क्या होता है, वो कशाभिकाएं नहीं पाई जाती। जब कशाभिकाएं नहीं पाई जाएंगी तो कौन सी अवस्था आएगी, पामेला अवस्था। याद रखो आप लोग, पहले वाली क्लासों में मैंने बता दिया। तो पामेला अवस्था आ जाती, तो उसमें क्या होगा, उस अवस्था में ये जलाशय के अंदर, जलाशय के आसपास ही उगते हैं ये शैवाल। तो वो उस समय क्या होगा कि जल के माध्यम से इनके जो नर और मादा युग्मक है वो एक दूसरे के समीप आ जाते हैं। आगे बात समझ में? तो शैवालों में तो क्या होगा कि शैवालों में जल के माध्यम से परागकण, जल के माध्यम से नर युग्मक और मादा युग्मक एक दूसरे के समीप आ जाते हैं। ठीक है, शैवालों में नर युग्मक व मादा युग्मक दोनों गतिशील होते हैं। आगे बात समझ, शैवालों में नर युग्मक व मादा युग्मक दोनों गतिशील होते हैं क्योंकि इनमें गति के लिए क्या पाई जाती है, गति के लिए कशाभिकाएं पाई जाती हैं। गति के लिए कशाभिकाएं पाई जाती हैं जो जलीय माध्यम में नर युग्मक व मादा युग्मक को एक दूसरे के समीप लाती है। ठीक है, लाओ दूसरा मार्क कर दे दो। एक दूसरे के समीप लाती है, ये पहला पॉइंट हो गया इसमें। अब हम दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे। ये तो हो गया निम्न वर्ग के पादपों के अंदर। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं बीजीय पादपों में।
अब देखो, ये तो से वालों में हो गया। अब हम पढ़ेंगे बीजीय पादपों में। बीजीय पादपों में युग्मकों का स्थानांतरण, पूरा लिख देता हूं। बीजीय पादपों में युग्मकों का स्थानांतरण। ठीक है, ठीक है ना। अब बीजीय पादपों में युग्मकों का स्थानांतरण कैसे होता है वो देखते हैं हम। ठीक है, अब देखो, ये तो बनाया मैंने पुंकेसर। क्या बनाया मैंने? पुंकेसर। ठीक है, और ये बनाया मैंने स्त्री केसर। ठीक है, इस पुंकेसर के 3 भाग हैं। पहला भाग है परागकोश, ये जॉइंट वाला भाग, इसको बोलते हैं योजी। ये लंबा भाग, इसको बोलते हैं पुतंतु। ठीक है, इसी प्रकार से स्त्री केसर वाला भाग, ये वाला भाग है वृत्तिकाग्र, ये वाला भाग है वृत्तिका, और ये वाला भाग है अंडाशय। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, हम क्या पढ़ रहे हैं? बीजीय पादपों में युग्मकों का स्थानांतरण। तो बीजीय पादपों में क्या होगा? जो बीजीय पादपों में पुंकेसर होता है, ध्यान से सुनना, बीजीय पादपों में जो पुंकेसर होता है, उस पुंकेसर के परागकोश में, ये परागकोश ऊपर वाला भाग है, परागकोश में किसका निर्माण होता है? परागकोश में निर्माण होगा, वेरी गुड, पराग कणों का निर्माण होता है। ठीक है, ये पराग कण परागकोश से बाहर आ जाते हैं। ये बाहर कैसे आते हैं, क्या नहीं आते, पार्ट 2 में बताना है, लेकिन अभी इतना सा याद रख लो कि ये पराग कण परागकोश से बाहर आ जाते हैं, और बाहर आकर ये वायु के माध्यम से स्त्री केसर के वृत्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। तो जब पराग कण स्त्री केसर के वृत्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, ये पराग कण का चित्र है। ठीक है, तो इस क्रिया को बोलते हैं हम परागण। क्या बोलते हैं? परागण। ठीक है, तो ये परागण किसके द्वारा हो रहा है? वायु के द्वारा, इसलिए तो बोला वायु के द्वारा उड़कर। ठीक है ना, कहां पहुंच रहे हैं? स्त्री केसर के वृत्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। अब स्त्री केसर के वृत्तिकाग्र पर यहां पर, ठीक है ना, एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है जिसे बोलते हैं हम सलेस्मा। इस सलेस्मा में कौन सा तत्व होता है? बोरोन तत्व होता है। ठीक है, तो ये परागकण क्या करेगा? इस सलेस्मा पे आकर चिपक जाएगा, और इस सलेस्मा में बोरोन तत्व है, इस बोरोन तत्व को पोषक पदार्थ के रूप में ग्रहण कर लेगा। ग्रहण करने के बाद ये अंकुरित हो जाता है, और इससे एक लंबी परागनली बनती है। ये लंबी परागनली बन जाती है। ठीक है, ये लंबी परागनली यहां पर होगी अंड कोशिका। इस अंड कोशिका के पास में इस नर युग्मक को लेके आ जाती है। तो नर युग्मक लेके आ गई, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? बीजीय पादपों में युग्मकों का स्थानांतरण। तो युग्मक तो ये हो गया, तो नर युग्मक तो ये हो गया, और मादा युग्मक अंड कोशिका होगी, तो नर युग्मक का मादा युग्मक के पास स्थानांतरण हो गया। आगे बात समझ में? तो ये किस में हुआ? बीजीय पादपों में हुआ। ठीक है, अब हम इसको लिख लेते हैं। कीट परागण होता है, जल परागण होता है, वायु परागण होता है, मनुष्य द्वारा पद परागण होता है, बंदर द्वारा होता है, छिपकली के द्वारा होता है, बहुत सारे परागण होते हैं। ठीक है, वो आप लोगों के पिछले बार 12th में, इस बार 12th में थे ना, RBSC में भी थे।
लिखो, आप लोग भी साथ के साथ लिख लिया करो। बीजीय पौधों में पुंकेसर के परागकोश से पुंकेसर के परागकोश से पराग कणों का निर्माण होता है। पराग कणों का निर्माण होता है और ये परागकण वायु के माध्यम से और ये परागकण वायु के माध्यम से पुष्प के वृत्तिकाग्र भाग पर पहुंच जाते हैं। वर्तिका के भाग पर पहुंच जाते हैं। वहां पर उपस्थित सलेस्मा से ये चिपक जाते हैं। सलेस्मा में बोरोन तत्व उपस्थित होता है जिसे ये पोषक पदार्थ के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, जिसके कारण पराग कण से पराग नली का निर्माण हो जाता है। पराग नली का निर्माण हो जाता है। पराग नली का निर्माण हो जाता है और यह पराग नली नर युग्मकों को अंड कोशिका अर्थात मादा युग्मक तक पहुंचा देती है। ठीक है, आगे बात समझ में सारी दिख रहा है ना? क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये तो बीजीय पादपों में हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं जंतुओं में। इससे पहले इसको एक बार और देख लो। बीजीय पादपों में युग्मकों का स्थानांतरण। ठीक है, इसमें क्या होगा? सबसे पहले जो बीजीय पादप होते हैं उसमें पुंकेसर होता है। पुंकेसर के परागकोश में, ये परागकोश वाला भाग है, परागकोश में पराग कणों का निर्माण होता है। ये पराग कण परागण की क्रिया के द्वारा, परागण क्या मतलब क्या होता है? जब पराग कण वायु के माध्यम से स्त्री केसर के वृत्तिकाग्र पर पहुंच जाती है तो उस क्रिया को परागण कहते हैं। तो परागकण परागण के माध्यम, परागकण परागण की क्रिया के द्वारा स्त्री केसर के वृत्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। इस वृत्तिकाग्र पर सलेस्मा होता है जिसके कारण ये इससे आके चिपक जाते हैं। सलेस्मा में बोरोन तत्व उपस्थित होता है। बोरोन तत्व को ये पोषक पदार्थ के रूप में ग्रहण कर लेते हैं और जिसके कारण इस पराग कण से लंबी नलिका मतलब पराग नलिका का निर्माण होता है और ये पराग नलिका नर युग्मक को इस अंडकोशिका तक ले जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला देखते हैं, जंतुओं में युग्मकों का स्थानांतरण कैसे होगा?
जंतुओं में युग्मकों का स्थानांतरण, जंतुओं में युग्मकों का स्थानांतरण। अब सबको पता है जंतुओं में युग्मकों का स्थानांतरण कैसे होता है। जंतुओं में युग्मकों का स्थानांतरण मैथुन की क्रिया के द्वारा होता है। कौन सी क्रिया के द्वारा होता है? मैथुन की क्रिया के द्वारा होता है। अब ये मैथुन की क्रिया क्या होती है? मैथुन का मतलब क्या होता है? नर युग्मक को मादा के जनन पथ में त्यागने की क्रिया को, त्यागने की क्रिया को मैथुन कहते हैं। अब मैथुन की क्रिया में जैसे ही मैथुन की क्रिया करता है नर, तो क्या करेगा? नर युग्म मतलब शुक्राणु कहाँ त्याग देगा? मादा के जनन पथ में त्याग देता है, और वहां से शुक्राणु गति करते हुए, आप लोगों को बताया था मैंने पहले वाले डायग्राम में, कहां पहुंच जाएगा? अंडवाहिनी में, जहां पर मादा युग्मक अंडाणु होता है वहां तक पहुंच जाता है। तो इस क्रिया को मैथुन कहते हैं। तो जंतुओं में युग्मकों का स्थानांतरण किसके द्वारा होगा? मैथुन की क्रिया के द्वारा युग्मकों का स्थानांतरण होता है। ठीक है, जंतुओं में सिंपल प्रकार से होता है। ये आप लोगों के टॉपिक कंप्लीट हो गया, पहला युग्मकों का निर्माण। ठीक है, अब अगला टॉपिक चलेगा निषेचन। अब निषेचन किसे कहते हैं ये तो आप लोगों को मैंने पहली दूसरी क्लास में बता दिया था। अब देखो कई टॉपिक बार बार में आ रहे हैं, तो आप लोग जितनी बार क्लास को अच्छे से देखेंगे उतनी ही बार आप लोगों का रिवीजन होता चला जाएगा। ठीक है, और ऐसा नहीं कि पहली क्लास देख ली फिर पांचवी क्लास देख ली फिर आठवीं देख ली, ऐसे मत करना कभी भी। नहीं तो आता होगा ना, वो भी नहीं आएगा भाई ये क्या है ये क्या है। जब भी देखना स्टार्ट करो ना, जब भी पढ़ना स्टार्ट करो, जब भी वीडियो देखना स्टार्ट करो, तो पहले हमेशा ध्यान रखना, पहले नंबर 1 की वीडियो देखना, फिर नंबर 2 लाइन से देखना। ऐसा नहीं कि आज 5वीं क्लास में सर अच्छे लग रहे हैं तो आज 5वीं क्लास देख ली, आज 8वीं क्लास में अच्छे लग रहे हैं, छठी में अच्छे नहीं लग रहे सर तो छठी नहीं देखी। ऐसा नहीं देखना है, मुझे नहीं देखना है, यहाँ जो पढ़ा रहा हूँ ना उसको देखना है। ठीक है, उसको देखना है तो नंबर से देखना पड़ेगा। तो पहली वीडियो, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे लाइन से देखना। ठीक है ना, एक तो आप लोग गड़बड़ कर दो, गड़बड़ मत कर देना, लाइन से देखना सारी की सारी वीडियो और नोट्स उतारते चले जाना। अगला पॉइंट पढ़ रहे हैं हम, निषेचन। निषेचन की परिभाषा तो अब तक तो याद होगी। क्या है? वेरी गुड, नर युग्मक। नर युग्मक का क्या मतलब था? शुक्राणु। ठीक है, नर युग्मक व मादा युग्मक। मादा युग्मक का मतलब क्या था? अंडाणु। नर युग्मक व मादा युग्मक के संलयन, नर युग्मक व मादा युग्मक के संलयन की क्रिया को, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की क्रिया को क्या बोलते हैं? वेरी गुड, निषेचन कहते हैं। ठीक है, नर युग्मक व मादा युग्मक के संलयन की क्रिया को क्या बोलते हैं? निषेचन कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, पादपों में जो निषेचन की क्रिया है ना, वो सर्वप्रथम, अगला पॉइंट, पादपों में निषेचन की क्रिया को सर्वप्रथम नवाश्चयन
नामक वैज्ञानिक ने बताया। तो पादपों में निषेचन की क्रिया को सर्वप्रथम कौन से वैज्ञानिक ने बताया? नवासचयन नामक वैज्ञानिक ने बताया था। और कौन से पादप में बताया था? वो लीलियम पादप में बताया था। लीलियम पादप में बताया। ठीक है, तो ये वर्ड डायरेक्ट याद रखना है आप लोगों को। पादपों में निषेचन की क्रिया को किसने बताया? सबसे पहले नवासचयन। इसी प्रकार जंतुओं में निषेचन की क्रिया को सर्वप्रथम किसने बताया था? यहां तक तो वही लाइन चलेगी। जंतुओं में निषेचन की क्रिया को सर्वप्रथम किसने बताया? एक तो था स्ट्रासबर्ग, दूसरा था पोल, तीसरा था हर्टविंग, नंबर 4 था न्यूपोर्ट। ठीक है, इन चारों वैज्ञानिकों ने एक साथ, या तो ये रहा होगा कि भाई इनमें से कोई एक बॉस रहा होगा और बाकी उसके शिष्य रहे होंगे, तो इन चारों वैज्ञानिकों ने क्या करा? जंतुओं में निषेचन की क्रिया को बताया था। ठीक है, निषेचन की बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, अब अगला पॉइंट आता है इसमें, निषेचन के प्रकार। ठीक है, निषेचन के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। एक तो होता है बाह्य निषेचन और दूसरा होता है आंतरिक निषेचन। ठीक है, इन दोनों की परिभाषा पहले बता दी थी मैंने, एक बार ध्यान से सुन लो। यहां पर बाह्य निषेचन क्या होता है? जब शुक्राणु और अंडाणु के संलयन की क्रिया, ठीक है, जब शुक्राणु और अंडाणु के संलयन की क्रिया मादा प्राणी के शरीर के बाहर, मादा प्राणी के शरीर के बाहर कहां हो? जलाशय में हो। जब शुक्राणु व अंडाणु के संलयन की क्रिया मादा प्राणी के शरीर के बाहर जलाशय में हो तो उसे तो हम क्या बोलते हैं? बाह्य निषेचन कहते हैं। कौन से जीवों में होगा? जलीय जीवों में। बताया था ना उस दिन, जलीय जीवों में मतलब मछलियों के अंदर ऐसा निषेचन पाया जाता है। ठीक है, आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं? जब शुक्राणु व अंडाणु के संलयन की क्रिया मादा प्राणी के शरीर के अंदर अंडवाहिनी में हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? आंतरिक निषेचन कहते हैं। किसमें होता है? जंतुओं में होता है। आगे बात समझ में? तो ये आप बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ अंतर भी है बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन में। तो इधर तो लिख देता हूं मैं बाह्य और इधर लिख देता हूं मैं आंतरिक। ठीक है, बाह्य निषेचन, आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन पहली क्रिया। अब बाह्य निषेचन में जो पहला अंतर आता है, तो यहां निषेचन जो होगा स्खलन की क्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, अब देखो एक वर्ड यहां ये लिख देता हूं पहले मैं, यहां निषेचन स्खलन की क्रिया के द्वारा होता है और यहां निषेचन वीर्य सेचन की क्रिया के द्वारा होता है। अब देखो स्खलन का मतलब क्या होता है और वीर्य सेचन का मतलब क्या होता है? जब जो भी शुक्राणु होते हैं उन शुक्राणुओं को बाह्य वातावरण में छोड़ दिया जाए सीधा ही, ठीक है ना, तो उसको तो हम क्या बोलते हैं? स्खलन होना। ठीक है, यदि शुक्राणुओं को मादा के जनन पथ में ही त्यागा जाए, सीधा ही मादा के जनन पथ में त्याग दिया जाए, तो उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? वीर्य सेचन कहते हैं। तो आगे बात समझ में आप लोगों को? जो बाह्य निषेचन होगा तो उसमें तो कौन सी क्रिया होती है? स्खलन, मतलब शुक्राणु को बाह्य वातावरण में त्यागना है। ठीक है, और आंतरिक निषेचन में क्या होगा? वीर्य सेचन, मतलब शुक्राणुओं को मादा के जनन पथ में त्यागना होता है। ठीक है, ये पहला अंतर हो गया। इसके बाद एक दो अंतर और देख लेते हैं। इसमें तो क्या है? मैथुन अंगों की
आवश्यकता नहीं होती है। मैथुन अंगों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां तो क्या करना है, शुक्राणु को बाह्य वातावरण में त्यागना है। यहां मैथुन अंगों की आवश्यकता होती है। यहाँ क्या होगा, मैथुन अंगों की आवश्यकता होती है। और नंबर 3 में इसके एग्जाम्पल लिख देना है। एक तो इसमें एग्जाम्पल लिखना है बोनीफिश मतलब मछलियों में, और यहाँ लिखना है मेमेलिया। मेमेलिया मतलब जानते हो ना, जंतु, मनुष्य, मेमेलिया। ठीक है, ये बाह्य निषेचन हो गया। टाइम कितना हुआ, 41 मिनट की होगी क्लास। हाँ ठीक है साहब, यहाँ तक के बात करते हैं। फिर इसके बाद इसमें निषेचन में थोड़ा एक टॉपिक और है, अनिषेक जनन किसे कहते हैं, तो वो हम अगली क्लास में पढ़ा लेंगे। ठीक है, थैंक यू।